नमस्कार। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पोस्टमास्टर। उलापुर गांव में पहले पहल पोस्टमास्टर की बहाली हुई। गांव तो बड़ा ही छोटा था, पर इसके निकट ही नील का एक कारखाना था। उसके मालिक के प्रयत्नों से यहाँ यह डाकघर खुल पाया था। पोस्टमास्टर कलकत्ते का रहने वाला था। उसका इस गांव में मन नहीं लगता, मानो कोई मछली पानी से निकालकर जमीन पर रख दी गई हो। उसका डाकघर और रहने का कमरा दोनों खपरैल थे। पास में एक पुराना तालाब था, जिसके चारों ओर घने वृक्ष खड़े थे। नील के कारखानों के कर्मचारियों को फुर्सत नहीं मिलती। वे भद्र लोगों के साथ मिलने जुलने लायक भी न थे। कलकत्ते रहने वालों को भी दूसरों से मिलने जुलने की आदत नहीं रहती। वे अपरिचितों के बीच अहंकारी अथवा दुखी प्रतीत होते हैं। पोस्टमास्टर का कोई संगी साथी नहीं था। उसे काम भी कम ही करना पड़ता था। कभी कभी वह कविताएं लिखने का प्रयत्न करता। पत्तों की सिहरन और आकाश के चलते बादल उसके जीवन में उल्लास का संचार करते और उसे कविता लिखने को प्रेरित करते। किंतु वास्तव में वह उस समय अधिक प्रसन्न होता जब वह घने वृक्षों की जगह पक्की सड़कें और बादलों के स्थान में ऊंचे मकान देखने की कल्पना करता। पोस्टमास्टर का वेतन थोड़ा था। उसे अपना भोजन भी आप ही बनाना पड़ता था। हाँ, वह इस काम में रतन की सहायता ले लिया करता। रतन उसी गांव की एक अनाथ लड़की थी। वह बहुधा पोस्टमास्टर का काम काज कर दिया करती। गोधूली के समय जब गांव से धुआं चक्कर देते ऊपर उठता, पक्षी कलरव करते, बाउल साधु तीव्र स्वर में सम्मिलित प्रार्थना संगीत गाते, जब कवि वृक्षों के हिलते पत्तों से अनुप्राणित हो कविता लिखने की प्रबल प्रेरणा अनुभव करता, पोस्टमास्टर अपनी लालटेन जलाता और पुकारता, रतन। रतन उस पुकार की प्रतीक्षा में बाहर बैठी रहती और तुरंत अंदर आने के बदले वहीं से जवाब देती, क्या आपने मुझे पुकारा? तुम कर क्या रही हो? पोस्टमास्टर पूछता। अब जाकर चूल्हा जलाऊंगी, रतन बोलती। और पोस्टमास्टर कहता, चूल्हा देर से जलाना, जरा पहले हुक्का तो पी लूं। और रतन अंत में अंदर चली जाती तथा तंबाकू पर जलते अंगारों को रखकर फूंकती और सुलगाती। पोस्टमास्टर को उससे बातें करने का अच्छा अवसर मिल जाता और पूछता, रतन, क्या तुम्हें अपनी मां की कुछ याद है? बातचीत के सिलसिले के लिए विषय उपयुक्त था। रतन को कुछ याद थी, कुछ भूल गई थी। उसके पिता उसे मां से अधिक प्यार करते थे। इसकी स्मृति उसे आज भी ताजा थी। काम धंधे के बाद सायंकाल वह घर लौटता था। उसका घर आना रतन को आज भी भलीभांति याद था। जब पुराने दिन की स्मृतियां बाढ़ से रतन के मस्तिष्क में आती, तब वह पोस्टमास्टर के पैरों के समीप बैठ जाती। उसे अपने छोटे भाई की याद आती, जिसके साथ बादल के दिनों में तालाब किनारे मछलियां मारा करती थी। पर बातों ही बातों में समय बीत जाता और पोस्टमास्टर को भोजन बनाने में आलस्य अनुभव होने लगता। रतन जल्दी जल्दी चूल्हा जलाती और कुछ रोटियां सेक लेती। फिर रोटियों को सुबह के कुछ बचे हुए भोजन व्यंजन के साथ खा पीकर वे संतुष्ट हो जाते। कभी कभी सायंकाल बैठे बैठे वह अपने घर के विषय में सोचता। कभी मां की याद हो आती तो कभी बहन की आकृति मानस पटल पर अंकित होती। सोचते सोचते उसे अपने युवा समय के जीवन पर क्षोभ हो उठता। वे स्मृतियां उसके मन को सदा कुरेदती रहती, पर कारखाने के आदमियों से वह कुछ कह नहीं पाता। हाँ, जब कभी रतन उसके पास होती, वह अपनी स्मृतियां उसके सामने खोल कर रख देता। क्रमशः रतन पोस्टमास्टर की मां बहन भाई को अपनी मां बहन भाई समझने लगी। रतन के हृदय में वे सभी मूर्तिमान होकर अंकित हो गए। मध्याह्न का समय था। थोड़ी वर्षा होकर रुक चुकी थी। शीतल बयार चल रही थी। धरती से सोंधी गंध निकल रही थी। एक अकेली चिड़िया चहक रही थी और उसकी चहक में कदाचित निंदा अथवा उदासीनता का स्वर था। पोस्टमास्टर को छुट्टी ही छुट्टी थी। उसे कुछ करना न था। वर्षा के बाद पत्ते की चमक बढ़ गई थी और छटते हुए मेघों का दृश्य भी बड़ा मनोरम था। पोस्टमास्टर की आंखें उस पर लगी थीं। वह विचार सागर में गोते भी लगा रहा था। आह, कोई यहां अपना होता जिसे मैं कलेजे से लगा पाता। सारे वातावरण में उदासीनता थी। पत्ते हिल हिल कर मानो यही भाव प्रदर्शित कर रहे थे और चिड़ियों के स्वर में भी यही भाव था।
कोई जानता तो विश्वास न करता कि एक मामूली कम वेतन पाने वाले पोस्टमास्टर के मन में ऐसे विचार उठ सकते हैं। पोस्टमास्टर ने एक ठंडी सांस ली और पुकारा, रतन। उस समय रतन अमरूद खाने में मस्त थी। मालिक की आवाज सुन वह दौड़ती आई और पूछा, आपने मुझे पुकारा भैया? मैं तुम्हें पढ़ाने की सोच रहा था, पोस्टमास्टर ने उत्तर दिया, और पूरे दिन वह रतन को अक्षर बोध कराता रहा। इस प्रकार रतन को बहुत थोड़े ही दिनों में संयुक्ताक्षर पढ़ना आ गया। एक दिन भीषण वर्षा आरंभ हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका अंत ही न होगा। नहरें, गड्ढे आदि भर चुके थे। रात दिन झमझम पानी पड़ता रहा और बीच बीच में मेढकों की टर टर ध्वनि सुनाई पड़ती। गांव की सड़कें पानी से भर गईं। हाट बाजार करना भी कठिन हो गया। भोर का समय था। आकाश मेघों से आच्छादित था। पोस्टमास्टर की वह शिष्या दरवाजे पर खड़ी पुकार की प्रतीक्षा कर रही थी। अंत में उससे रहा न गया और ऊब कर फटी चिथड़ी किताब लिए धीरे धीरे अंदर चली आई। पोस्टमास्टर खाट पर पड़ा कुछ सोच रहा था। उसे देख रतन लौटने ही वाली थी कि आवाज आई। रतन, उसने घूमते हुए पूछा, क्या आप सोए हुए थे भैया? पोस्टमास्टर ने शिथिल आवाज में उत्तर दिया, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। सिर टो न, क्या बहुत गर्म है? वर्षा हो रही थी। पोस्टमास्टर एकाकी था। ऐसी स्थिति में वह सेवा शुश्रूषा की मंद मंद आवश्यकता महसूस कर रहा था। उसकी इच्छा हुई कि कोई कोमल शिंजित बलियों वाला हाथ उसके माथे का स्पर्श करे, अथवा उसकी माँ या बहन उसके सिर को सहलावे। उस प्रवासी को निराश न होना पड़ा। रतन ने अपनी काव्य सुलभ झिझक छोड़कर माता सदृश उसकी सेवा करनी आरंभ कर दी। उसने गांव के डॉक्टर को बुलाया और परीक्षा करवाई। वह दवा देने लगी और रात दिन उसकी सेवाओं में जगी रहने लगी। उसके लिए पथ्य भी बना देती। कभी कभी पोस्टमास्टर से पूछती, तबीयत अच्छी है न भैया? पोस्टमास्टर अच्छा हो गया, पर कुछ निर्बलता बनी रही। वह ऊब चुका था और बदली की दरख्वास्त देने का निश्चय करने लगा। उसने प्रतिकूल जलवायु के आधार पर अपने स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र लिखकर कलकत्ते भेज दिया। पोस्टमास्टर के निरोग होने पर रतन फिर दरवाजे पर पुकार की प्रतीक्षा में बैठी रहती, पर पहले की तरह नहीं। अब वह स्वयं कभी कभी झांक कर अंदर देखती। पोस्टमास्टर कुर्सी पर बैठ कुछ सोचता रहता अथवा खाट पर खोया खोया सा लेटा रहता। रतन उसकी पुकार की प्रतीक्षा में थी और पोस्टमास्टर अपने आवेदन के उत्तर की प्रतीक्षा में। वह अपने पाठ को बार बार दोहराती, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं पूछने पर संयुक्ताक्षरों के पहचानने में भूल न हो जाए। पूरे एक सप्ताह के पश्चात पोस्टमास्टर ने उसे पुकारा। वह दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और बोली, क्या आपने मुझे पुकारा भैया? कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पोस्टमास्टर ने कहा। कहाँ जा रहे हैं भैया? घर जा रहा हूँ। कब लौट कर आएंगे? कभी नहीं। रतन ने फिर कभी नहीं पूछा। पोस्टमास्टर स्वयं ही कहे जा रहा था कि उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया, अतः वह त्याग पत्र देकर घर जा रहा था। बहुत देर तक दोनों मौन रहे। रोशनी धीमी धीमी चल रही थी। कुछ देर के बाद रतन उठी और रसोई घर में भोजन बनाने चली गई। पर पहले की भांति आज रसोई पकाने में उसकी तबीयत नहीं लगती। बहुत सारी भावनाएं उसके मन में उठ रही थीं। जब पोस्टमास्टर खा चुका तब उसने पूछा, भैया, क्या मुझे अपने साथ घर नहीं ले चलेंगे? पोस्टमास्टर इसे सुन हंस पड़ा। वाह, क्या बात है, उसने कहा। पर उसने रतन को कुछ बताया नहीं कि उसे साथ ले जाने में कौन सी अड़चन है। उस रात रतन जगी रही और पोस्टमास्टर के शब्द उसके मस्तिष्क को चंचल करते रहे। वाह, क्या बात है। जब वह भोर में उठा तो उसके स्नान की व्यवस्था हो चुकी थी। कलकत्ते की तरह उसे घड़े के पानी से स्नान करने की आदत बनी थी। उसे इसी तरह का स्नान करना पसंद था। तालाब या कुएं पर जाकर नहाना उसे पसंद न था। जाने क्यों रतन ने पोस्टमास्टर से जाने का समय नहीं पूछा था, अतः उसने सूर्योदय के पूर्व ही स्नान की तैयारी कर दी थी। स्नान के बाद पोस्टमास्टर ने उसे बुलाया। वह चुपचाप उसके निकट जाकर खड़ी हो गई। पोस्टमास्टर ने कहा, रतन, मेरे जाने की बात से तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। मैं नए पोस्टमास्टर बाबू को तुम्हारी देखभाल करने को कह दूंगा।
मेरे लिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं यहां अब एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। पोस्टमास्टर स्तब्ध हो गया। इसके पूर्व रतन को उसने इस रूप में कभी नहीं देखा था। नया आदमी समय पर आ गया। पोस्टमास्टर ने उसे कागज पत्र समझाकर जाने की तैयारी की। जाने के पहले उसने रतन को बुलाकर कहा, इसे ले लो, इससे तुम्हारा काम कुछ दिन चलेगा। यात्रा के लिए थोड़ी सी रकम रखकर पूरे महीने की तनख्वाह वह रतन को देने लगा। परंतु रतन पोस्टमास्टर के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, भैया कृपया मुझे कुछ न दें और न मेरे विषय में आप चिंता ही करें। और वह दौड़कर आंखों से ओझल हो गई। पोस्टमास्टर ने निश्वास छोड़ते हुए अपना थैला उठाया और छाता लगाया। वह आगे आगे नाव की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे एक आदमी उसका सामान लिए हुए था। वह नाव पर बैठ गया और नाव चल पड़ी। नदी में लहरें उठ रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे धरती सिसक रही हो और उसके आंसू मड़ रहे हों। एक ग्रामीण बाला के उदासीन चेहरे में धरती की व्यापक वेदना प्रतिबिंबित हो रही थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वह लौट पड़े और असहाय लड़की को साथ ले आए। नाव बीच नदी में पहुंच चुकी थी और गांव बहुत पीछे छूट चुका था। अब तो उसे गांव का बाहरी श्मशान घाट मात्र दिखने लगा था। अब वह दार्शनिक विचारों से अपने मन को आश्वासन देने लगा। आवागमन प्रकृति का नियम है। संयोग वियोग तो संसार का एक अनिवार्य सत्य है और मृत्यु वह निरंतर वियोग है जिसके बाद संयोग की संभावना नहीं रहती। किंतु रतन में वह दार्शनिकता कहाँ। वह डाकघर के आसपास अनमनी सी सजल आंखें लिए घूम रही थी। हो सकता है उसके मन में अभी भी यह क्षण आशा हो कि एक दिन भैया लौटेगा, और शायद यही कारण था कि वह बिल्कुल निराश नहीं हुई थी। हाय रे हमारी प्रकृति, हम सदा अपनी भावुकता के आवेग में भूल करते जाते हैं। विवेक बुद्धि देर से आती है। मानव अपने हृदय में झूठी आशाएं ढोए चलता है। एक दिन वह हृदय जर्जर हो जाता है और बंधनों को तोड़कर चल देता है। एक बार फिर से वेदना में विवेक बुद्धि सजग होती है, किंतु फिर हम उन्हीं पुरानी गलतियों की भूल भुलैया में भटक जाते हैं। यह थी कहानी पोस्टमास्टर।